बात कर रहे हैं हरियाणा कैसे हरियाणा स्वतंत्र राज्य बना, यानी कि किस राज्य से अलग होकर एक नया राज्य बना। लेकिन उससे पहले बहुत सारी कहानियां बताएंगे कि किस प्रकार से नेहरू ने आदेश दिया स्वर्ण मंदिर में सैनिकों को घुसने के लिए, अकाल तख्त पर कैसे गोलियां चली, जिस घटना के बाद से हरियाणा राज्य की नींव पड़ती है। सब कुछ आपको बताते हैं। आपको ले चलते हैं 1955 में। 4 जुलाई 1955 का दिन था। सुबह के करीब 4 बज रहे थे। जगह थी अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। पंजाब पुलिस के डीआईजी सुबह के करीब 4 बजे अश्विनी कुमार दलबल के साथ स्वर्ण मंदिर कैंपस में घुस जाते हैं। सुरक्षा कर्मियों ने मंदिर को चारों ओर से घेर लिया और मेन एंट्री गेट को बंद कर दिया। जूता पहने हथियारबंद पुलिसकर्मी लंगर और किचन में घुस गए। कैंपस में मौजूद सिखों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने कई राउंड फायरिंग की। अकाल तख्त में छिपे लोगों को निकालने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए। स्वर्ण मंदिर के मुख्य जत्थेदार समेत 237 लोगों को मंदिर से गिरफ्तार भी कर लिया गया। स्वर्ण मंदिर के अंदर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। पूरे दिन स्वर्ण मंदिर कैंपस में ऑपरेशन चलता रहा। वहीं मंदिर के बाहर पंजाब पुलिस ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और शिरोमणि अकाली दल के दफ्तर पर रेड भी मारी। अकाल तख्त के जत्थेदार रहे जसवीर सिंह रोड़े का दावा है कि स्वर्ण मंदिर में पुलिस को घुसने की इजाज़त खुद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। ये वो घटना है जिसके बाद से पंजाब से अलग हरियाणा राज्य बनने की नींव पड़ जाती है। 1947 में पंजाब राज्य 2 टुकड़ों में बंट गया। भारत के हिस्से वाले पंजाब में कुल 13 जिले आए, जबकि पाकिस्तान के हिस्से वाले में पंजाब में 16 जिले आए। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के जरिए पंजाब से अलग हिमाचल प्रदेश बन जाता है। सरकार ने पंजाब और हरियाणा क्षेत्र में कुल 10 छोटी बड़ी रियासतों को पेप्स्यू यानी पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन नाम दिया। इसी वक्त देश में 2 और राज्य केरल, आंध्र प्रदेश भी बने। हालांकि इस वक्त सरकार ने पंजाब से अलग हरियाणा बनाने की मांग ठुकरा दी थी। पंजाब के कुल 13 जिलों में से 7 में सिखों की आबादी ज़्यादा थी, जबकि 6 जिलों में हिंदू बहुसंख्यक थे। अब सिख समुदाय अपने लिए एक अलग पंजाबी सूबे की मांग मजबूती से उठाने लगा। अकाली नेता तारा सिंह इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जनसंघ और आर्य समाज दिल्ली के इलाकों को मिलाकर महापंजाब बनाने की मांग करने लगे। कांग्रेस इन दोनों ही मांगों के विरोध में खड़ी थी। 4 जनवरी 1952 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पटियाला में एक भाषण दिया। उस भाषण में उन्होंने कहा, मैं दोबारा भारत का बंटवारा नहीं होने दूंगा। मैं और कोई परेशानी खड़ी नहीं होने दूंगा, पूरी ताकत से इसे दबाऊंगा। यानी कि किसी भी प्रकार का बंटवारा नहीं होने वाला है। हालांकि अकाली दल ये बात समझने के लिए तैयार नहीं था। अब पंजाब प्रांत के हिंदू और सिख के बीच तनाव लगातार बढ़ते ही जा रहा था। 6 अप्रैल 1955 को अमृतसर प्रशासन ने पंजाबी सूबा और महापंजाब के नारों को ही प्रतिबंधित कर दिया। उस दौरान सिख समुदाय की ओर से एक नारा, सीने के बीच गोली खाएंगे पंजाबी सूबा बनाएंगे, भी लगाया जा रहा था। नारों पर बैन लगाने के खिलाफ 24 अप्रैल 1955 को अकाली दल ने अमृतसर के अंदर एक प्रस्ताव को पारित किया। इसमें 10 मई से शांतिपूर्ण अहिंसक आंदोलन का ऐलान कर दिया गया। परिणाम में ये हुआ कि इस बैठक का नेतृत्व कर रहे तारा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। लुधियाना समेत राज्य के अलग अलग हिस्सों में अकालियों की गिरफ्तारी होने लगी। सिखों के लिए अलग और हिंदुओं के लिए अलग राज्य की मांग सिर्फ अकाली दल ही नहीं कर रहा था। राम शर्मा चौधरी, श्रीचंद्र, केदारनाथ सहगल, अब्दुल गनी, प्रोफेसर मोटा सिंह जैसे बड़े नेता भी इस मांग के समर्थन में थे। कांग्रेस नेता प्रोफेसर मोटा सिंह ने तो जमकर पंजाबी सूबा आंदोलन पर प्रतिबंध लगाने की आलोचना की। उन्होंने कहा, सियद का आंदोलन सांप्रदायिक नहीं है और यह हिंदुओं के खिलाफ भी नहीं है। इतना ही नहीं, वामपंथी नेता सोहन सिंह, जोश, हरकिशन सिंह, सुरजीत चौधरी, भान सिंह और रणधीर सिंह भी पंजाबी और हिंदुओं के लिए अलग राज्य बनाने की मांग का समर्थन कर रहे थे। स्वर्ण मंदिर में पुलिस कर्मियों की रेड के बाद जुलाई 1955 में पूरे प्रदेश में हिंसक विरोध भड़क गया। आंदोलन में शामिल 12,000 सिखों को 1955 में और 26,000 सिखों को 1956 में गिरफ्तार किया गया। 1962 में जंग की वजह से अकाली दल ने पंजाब की मांग कुछ दिनों के लिए टाल दी। हालांकि जंग खत्म होने के 3 साल बाद फतेह सिंह एक अलग पंजाब राज्य बनाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए। 23 सितंबर 1965 में सरकार ने अलग पंजाबी सूबा की मांग पर जांच के लिए 22 सदस्यों की कमेटी बनाई। इस कमेटी ने मार्च 1966 में अपनी रिपोर्ट में कहा कि पंजाब को भाषा के आधार पर अलग राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए।
इस तरह 1 नवंबर 1966 को पंजाबी भाषा बोलने वालों के लिए पंजाब और हिंदी भाषा बोलने वालों के लिए हरियाणा राज्य को मान्यता दे दी गई। 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर हरियाणा नया राज्य बन जाता है। देवीलाल लंबे समय से अलग हरियाणा राज्य के लिए आंदोलन कर रहे थे। 1968 में हुए विधानसभा चुनाव में देवीलाल को कांग्रेस ने टिकट ही नहीं दिया। उन्हें सलाहकार समिति में रखा गया। चुनाव बाद कांग्रेस ने बंसीलाल को मुख्यमंत्री बना दिया। देवीलाल इस फैसले से नाराज थे। बंसीलाल ने उन्हें खुश करने के लिए हरियाणा खादी बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। इससे जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी है, आइए बताते हैं। एक बार बंसीलाल और देवीलाल एक ही कार से दिल्ली जा रहे थे। रास्ते में किसी बात पर देवीलाल बंसीलाल को बार बार सलाह दे रहे थे। बंसीलाल नाराज हो गए और उन्होंने बीच रास्ते में ही देवीलाल को कार से उतार दिया। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद देवीलाल ने खादी बोर्ड के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया। 1971 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी भी छोड़ दी। 7 साल बाद इमरजेंसी के बाद 1977 में देवीलाल जनता पार्टी में शामिल हो गए। इसके बाद हुए हरियाणा विधानसभा के चुनाव में जनता पार्टी ने 90 में से 75 सीटें जीत लें। देवीलाल को हरियाणा की कमान सौंपी गई। इस तरह देवीलाल पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। कुछ दिनों बाद हरियाणा युवा कांग्रेस के फंड में गड़बड़ी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस बंसीलाल को हथकड़ी पहनाकर भिवानी की सड़कों पर खुली जीप में बैठाकर कोर्ट ले गई। बात कर रहे हैं 1 नवंबर 1966 की। पंजाब से अलग होकर हरियाणा नया राज्य बना। 4 महीने बाद यानी फरवरी 1967 में विधानसभा चुनाव हुए। कांग्रेस को 81 में से 48 सीटें मिल जाती हैं और भगवत दयाल शर्मा मुख्यमंत्री बने। लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेता और अहीरवाल राज परिवार से आने वाले राव वीरेंद्र सिंह ने बगावत कर दी। 17 मार्च 1967 को विधानसभा में सभी विधायक इकट्ठा हुए। सीएम भगवत दयाल शर्मा ने स्पीकर पद से के लिए जींद के विधायक लाला दया किशन के नाम का प्रस्ताव रखा। उसी समय उन्हीं की पार्टी के एक विधायक ने राव वीरेंद्र सिंह का नाम भी प्रपोज कर दिया। मुख्यमंत्री दंग रह गए। वोटिंग हुई तो राव वीरेंद्र सिंह को लाला दया किशन ने 3 वोटों से वोट ज़्यादा मिले, यानी कि राव वीरेंद्र सिंह जीत जाते हैं। इसका सीधा मतलब था कि मुख्यमंत्री भगवत दयाल बहुमत खो चुके थे। आखिर बहुमत परीक्षण का दिन आया। सबकी निगाहें पहली बार विधायक बने बंसीलाल पर थीं। बागी विधायक जानते थे कि बंसीलाल उनके पक्ष में वोट नहीं करेंगे। प्लान बना कि बंसीलाल को वोटिंग के दिन सदन में आने ही न दिया जाए। पूर्व विधायक और लेखक भीम सिंह दहिया अपनी किताब पावर पॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा में लिखते हैं कि बंसीलाल को विधानसभा जाने से रोकने का काम एक अफसर को सौंपा गया। उसने विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले बंसीलाल को अपने घर बुलाया। कुछ देर बाद बंसीलाल बाथरूम गए तो उस अफसर ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। बंसीलाल काफ़ी देर तक अंदर से आवाज़ लगाते रहे, लेकिन तब तक दरवाज़ा नहीं खुला जब तक भगवत दयाल शर्मा की सरकार गिरा नहीं दी गई। 25 मार्च 1967 को राव वीरेंद्र सिंह नए मुख्यमंत्री बने, लेकिन 9 महीने बाद ही राज्यपाल ने विधानसभा भंग कर दी। राज्यपाल का दावा था कि विधायक पाला बदल रहे हैं और सरकार के पास बहुमत नहीं है। मई 1968 में फिर से विधानसभा चुनाव हुए। कांग्रेस को बहुमत मिला और 22 मई को नई सरकार ने शपथ ले ली। मुख्यमंत्री ने पहले आदेश में उस अफसर को सस्पेंड किया जिसने बंसीलाल को बाथरूम में बंद किया था। ये मुख्यमंत्री कोई और नहीं, चौधरी बंसीलाल ही थे। वे 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। 6 जून 1979 को मुख्यमंत्री देवीलाल हिसार और सिरसा के दौरे पर थे। उन्हें खबर मिली कि उनके 4 मंत्रियों ने बगावत कर दी है। इनमें एक डेयरी मंत्री भजनलाल बिश्नोई भी थे। देवीलाल ने फौरन विधायकों को बचाने की कवायद शुरू कर दी। उन्होंने सिरसा जिले के तेजाखेड़ा में अपने किलेनुमा घर में 42 विधायकों को बंद कर लिया। कहा जाता है कि देवीलाल बंदूक लेकर विधायकों की रखवाली कर रहे थे। इधर तख्तापलट के लिए भजनलाल के पास 2 विधायक कम पड़ रहे थे। देवीलाल खेमे के 2 विधायक तेजाखेड़ा से बाहर निकले। एक विधायक के घर शादी थी और दूसरे विधायक के चाचा बीमार थे। देवीलाल को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वे बिन बुलाए विधायक के घर शादी में पहुंच गए। देवीलाल ने देखा कि भजनलाल तो वहां पहले से मौजूद हैं। दरअसल तेजाखेड़ा में बंद विधायकों से मिलने उनकी पत्नियां और परिवार के लोग आते थे। इनके जरिए ही भजनलाल अपना मैसेज इन विधायकों तक पहुंचाते थे। बाद में दोनों विधायक भजनलाल के खेमे में आ गए। 26 जून 1979 को देवीलाल को बहुमत साबित करना था। उन्होंने संख्या बल जुटाने के लिए भरपूर कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। एक दिन पहले ही देवीलाल ने इस्तीफा दे दिया।
इस तरह भजन लाल तख्ता पलट कर मुख्यमंत्री बन गए। भजन लाल बिश्नोई 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। राजीव गांधी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे। भजन लाल के 2 बेटे और एक बेटी थी। ये बड़ा बेटा चंद्रमोहन, छोटा बेटा कुलदीप और बेटी रोशनी थी। 1993 में एक विधायक पुरुष भान के निधन के बाद पंचकुला जिले की कालका सीट खाली हो गई। इस सीट पर उपचुनाव जीतकर चंद्रमोहन ने राजनीतिक पारी शुरू की। 2008 की बात है। भजन लाल के बड़े बेटे चंद्रमोहन उस समय हरियाणा के डिप्टी सीएम थे। इसी दौरान चंद्रमोहन और अनुराधा बाली का अफेयर सामने आया। अनुराधा एक नामी वकील थे और हरियाणा के असिस्टेंट एडवोकेट जनरल रह चुकी थी। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन चंद्रमोहन शादीशुदा थे, जबकि अनुराधा का उनके पति से तलाक हो चुका था। 7 दिसंबर 2008 को चंद्रमोहन और अनुराधा दोनों मीडिया के सामने आए। चंद्रमोहन अब चांद मोहन बन चुके थे, तो अनुराधा बाली ने फिजा नाम अपना लिया था। दोनों ने इस्लाम कबूल करके शादी कर ली। काफ़ी दिनों तक दोनों की प्रेम कहानियां मीडिया में चर्चा बनी रही। भजन लाल इससे बहुत नाराज हुए और बेटे चंद्रमोहन को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया। उन्होंने चंद्रमोहन के हिस्से की संपत्ति उनकी पहली पत्नी और बच्चों के नाम कर दी। शुरुआत में तो चंद्रमोहन को इससे खास फर्क नहीं पड़ा। दोनों मीडिया के सामने आते रहे और अपने प्रेम का इजहार करते रहे, लेकिन बाद में चंद्रमोहन पर दबाव बढ़ने लगा। 29 जनवरी 2009 को फिजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उसने आरोप लगाया कि उसके रिश्तेदार कुलदीप बिश्नोई ने चांद का अपहरण कर लिया है। जब चांद को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत एक बयान जारी कर दिया और चांद ने कहा कि वह लंदन में है। उन्हें अपनी पहली पत्नी सीमा और बच्चों की याद आ रही थी। 14 मार्च 2009 को चांद ने लंदन से फिजा को फ़ोन किया और 3 बार तलाक 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 बोल दिया। 2012 में अनुराधा और फिजा की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत भी हो जाती। उन दिनों छपी खबरों के मुताबिक फिजा की लाश जब पुलिस ने बरामद की तब पता चला कि उसकी मौत को कई दिन हो चुके थे। वह 2 तकियों के सहारे सिर टिकाए पड़ी थी। उसका शरीर काला पड़ चुका था। उसके चारों ओर ब्लेडर फ्राइड की एक बोतल और सिगरेट का एक पैकेट और पकौड़ों की एक प्लेट फर्श पर बिखरी हुई थी। तो ये रही हरियाणा के बंटवारे की कहानी, कैसे पंजाब से अलग होता है हरियाणा और वहाँ के कुछ पॉलिटिशियंस की कहानी। तो उम्मीद है कि आपको हरियाणा के बारे में ये जानकारी काफ़ी लाभप्रद हुई होगी। चैनल पर नए तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे हरियाणा की कहानी में कुछ और कांडों को लेकर, जैसे मिर्चपुर कांड की हमने बात की थी, तो इसी तरह के और भी बहुत सारे कांड हैं, जैसे राम रहीम की बातें करेंगे और भी बहुत सारी बड़ी बातें हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। जय नमस्कार, भारत माता की जय।